पहले बाकी कौमी इदारों को तबाह किया, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को आप अपने सियासत में घसीटते रहे, उनको अपने बचाव के लिए इस्तेमाल करते रहे। कौमी इदारों से खेलना बहुत खतरनाक है, जिसके नताइज आपको भुगतना पड़ेंगे। हमें तो वो ताना देते हैं कि इस्तीफे इस्तीफे इस्तीफे, तो क्यों पेश नहीं करते? तो अदम एतमाद फिर क्यों पेश नहीं करते? करो ना, फिर तकड़े हो तो तुम। 6 मेंबरान पर अदम एतमाद की बात नहीं की जा सकती, इससे बड़ी हमाकत और दुनिया में नहीं है। इस तरह की वोटिंग मशीनरी लाई जा रही है, मुतरादिफ की जा रही है, मुल्क पर तसल्लुत की जा रही है, जिसके बारे में इलेक्शन कमीशन हो, ये पाकिस्तान जैसे मुल्क और साउथ एशियन ममालिक में जहाँ इतने बड़े पॉपुलेशंस हैं, ये नहीं चल सकती। जो जुडिशरी है उसको हुकूमत के प्रेशर से तो आजाद होना चाहिए, लेकिन उसको कानून के दायरे से आजाद नहीं होना चाहिए। यही चीज इलेक्शन कमीशन के लिए है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट इस वक्त अंडर डिस्कशन है, जिस पे बहस हो रही है, हुकूमत, अपोजिशन, इंस्टीट्यूशंस, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से है। हुकूमत ये चाहती है कि ऐसे असलाहात लाए जाएं जिससे कि मुल्क में जितने भी इंतखाबात होते रहे माजी में वो मुतनाज़िर रहे, और ये एक ऐसी मशीन मुतारफ़ करवाना चाह रहे हैं जिससे बकौल हुकूमत के एक ट्रांसपेरेंसी जो है उसको इंश्योर किया जा सकता है। ताहम ना सिर्फ अपोजिशन बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस हवाले से 37 यानी 37 इतराज़ात जो हैं वो हुकूमत को पेश किए थे, जिसके बाद हमने देखा कि हुकूमत और इलेक्शन कमीशन जो है वो आमने सामने हो गया। वफाकी वज़रा ने काफ़ी सख्त लहजा और ज़ुबान जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो इस्तेमाल की। यहाँ तक कहा कि यहाँ पे कोई करप्शन हुई है, पैसा वैसा चला है जिसकी वजह से अपोजिशन के साथ कोई गठजोड़ है इलेक्शन कमीशन का। यही वजह है कि बगैर किसी तस्दीक के, इन्वेस्टिगेशन के, प्रैक्टिस के उन्होंने इतने बड़े एतराज़ात जो हैं ईवीएम के ऊपर लगा दिए हैं। इस हवाले से हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के मुज़ाकरात जो हैं या बातचीत जो है या टेक्निकल लेवल के ऊपर जो इसके ऊपर बहस है वो जारी है। दूसरा, नैब के चेयरमैन के हवाले से खबरें ये आ रही हैं कि उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है उसको तोसी देने के लिए मुख्तलिफ किस्म के कवानीन के ऊपर सोचा जा रहा है। ये भी अपोजिशन जो है ज़ाहिर है कि उसको रद्द कर रही है, मुस्तरद कर रही है और सवाल उठा रही है इस हवाले से। साथ ही साथ मीडिया के हवाले से भी पिछले चंद रोज में हमने देखा था कि पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक कानून या कोई एक मुजव्वज़ा कानून जो है उसको हुकूमत लाना चाह रही थी, और उनका ये कहना था कि हम ये चाहते हैं कि एक ऐसा निज़ाम आए जिसमें तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया को एक अथॉरिटी के नीचे लाया जाए, और इस अथॉरिटी के अंदर मीडिया के लोग भी होंगे, लेकिन मीडिया के जो लोग हैं, मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं, सहाफ़ी हैं, उन्होंने इस कानून को, जो भी एक प्रपोज्ड लॉ है, उसको मुस्तरद कर दिया। और इस हवाले से हुकूमत और मीडिया जो है, आज जो मीटिंग्स हुई हैं उसमें यही तय पाया है कि इसके ऊपर मुज़ाकरात होंगे और आगे चल के देखा जाएगा कि क्या करना है इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर। ख़ासकर जो पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ाई हैं हुकूमत ने, उसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे आज के प्रोग्राम में कि अवाम को कितना रिलीफ जो है वो हुकूमत देने के लिए इम्पोर्टेंट फैसले कर रही है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अली गौहर बलोच साहब, आप रुकन कौमी असम्बली PMLN के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया अली साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। आलमगीर खान साहब, रुकन कौमी असम्बली PTI के रहनुमा हैं, आपका भी शुक्रिया आलमगीर खान साहब। हैदर जमान कुरैशी साहब, सीनियर रहनुमा हैं पीपल्स पार्टी के। कुरैशी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बात का आगाज आप ही किससे कर लेते हैं? कुरैशी साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो पेट्रोलियम प्राइसेस है, जाहिर है कि गवर्नमेंट ने एक हदफ रखा हुआ है अपने बजट के अंदर कि ये जो मौजूदा माली साल है इसमें एंड ऑफ द ईयर जो है 600-700 बिलियन अगर एक्स्ट्रा गवर्नमेंट ने बनाने हैं और IMF के साथ कोई मामला तय हुए हैं तो उसकी बिना के ऊपर ये प्राइसेस आगे चलते रहेंगे। कितना एक आम आदमी के ऊपर इसके मनफी असरात मुरतब होते हैं?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ وحید صاحب. دیکھیے آپ نے پیٹرولیم کے حوالے سے سوال کیا, میں آپ کو 2-3 فگرز دے دیتا ہوں جس سے آپ کے ناظرین کو بات سمجھنے میں آسانی ہوگی. یہ حکومت جب حکومت میں نہیں تھی اور دعوے کرتے تھے عمران خان صاحب, تو کنٹینر پہ کھڑے ہوتے تھے, کہتے تھے کہ جب حکمران کرپٹ ہوتے ہیں, چور ڈاکو ہوتے ہیں, تو تیل, بجلی اور یوٹیلیٹیز کے نرخ بڑے ہوتے ہیں, گیس مہنگی ہوتی ہے, پیٹرول مہنگا ہوتا ہے, اور یہ سستا پیٹرول اور پتہ نہیں. اور پھر اسد عمر صاحب اسمبلی میں کھڑے ہو کر لہراتے تھے کہ 1 لیٹر کے اوپر اتنا ٹیکس ہے. اس وقت جو پوزیشن ہے, جب یہ حکومت میں آئے تو پیٹرولیم ٹیکسز جو تھے وہ 250 ارب تھے. انہوں نے اپنے حکومت میں آنے کے بعد اگلے سال اس کو بڑھا کر 450 ارب ریونیو ٹارگٹ کیا, اور اس سال کا جو ریونیو ٹارگٹ ہے جس میں 30 روپے کی انہوں نے پی ڈی ایل رکھی ہے, منیمم پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی, وہ شامل کر کے تو یہ تقریباً لگ بھگ 690 ارب 700 ارب کا ٹارگٹ ہے. اب یہ عوام کی جیب پر ڈائریکٹ ڈاکہ ہے, اور یہ 2 کام انہوں نے کیے ہیں. ایک تو پی ڈی ایل جو ہے وہ مرکز کے پاس رہتی ہے, تو جی ایس ٹی کو انہوں نے کم کر کے پی ڈی ایل کو بڑھا دیا ہے تاکہ جی ایس ٹی کا پیسہ جو ہے صوبوں کو جاتا ہے, تو ایک طرف تو صوبوں کو ٹیکہ لگایا کہ ان کی ڈیولپمنٹ فنڈنگ کم ہو, اور پی ڈی ایل کو بڑھا دیا. اب اس وقت جو پیٹرولیم پرائسز, اور ہمیں پھر موازنہ کروا کر دیتے ہیں کہ بھارت, بنگلہ دیش, نیپال میں سب سے سستا پیٹرول ہے, یہ نہیں بتاتے کہ ان کی پر کیپٹا انکم کتنی ہے, یہ وہاں قوت خرید کیا اور یا وہاں انفلیشن کیا ہے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس وقت جو اور جو ندیم بابر جو 300 ارب کا ڈاکہ ڈال کے گیا پیٹرولیم کا, اس سے کبھی کسی نے پوچھا؟ اور آپ یہ سوال کریں ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں سے اور جو وزراء آتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ کیوں کیا گیا ہے 15 روزہ میکنزم. اس کے اندر بھی آئل پرائسنگ کمپنیز اور آئل مارکیٹنگ کمپنیز کا منافع رکھا گیا ہے, کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ 30 دن کی بھی ونڈو نہیں ملتی, تو کمپاؤنڈنگ ہوتی ہے, پرائس انکریز ہوتی ہے, ٹرانسپورٹ انکریز ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1 ماہ کے اندر 2 مرتبہ گورنمنٹ کو یہ موقع مل جاتا ہے کہ وہ پرائسز جو ہیں وہ بڑھا سکتی ہے, اور جب بڑھتے ہیں تو وہ 5-6 روپے بڑھتے ہیں, اور جب کم ہوتے ہیں تو وہ پیسوں میں کم ہوتے ہیں, 95 پیسے کم کر دیے, 80 پیسے کم کر دیے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے منیمم 150 روپیہ لے کر جانا ہے, کیونکہ جب فیڈرل بجٹ پاس ہوا تھا اس وقت جو پیٹرول پرائس تھی, اس پرائس کو اگر آپ بیرو میٹر کر لیں اور آپ امیجن کریں کہ انٹرنیشنل پرائس اس سے اوپر نہیں بڑھتی, تو 150 روپیز بالکل صحیح ہے. میں آپ کی طرف آتا ہوں. جی بلوچ صاحب. جی, گیس, ٹرانسپورٹ, کھانے پینے کی اشیاء آلریڈی ہر چیز کے اوپر افیکٹ, سب سے زیادہ پاکستان میں ہر چیز کے اوپر افیکٹ پڑتا ہے. بلوچ صاحب, عوام میں آپ لوگ جاتے ہیں, یہی کوشچن میں عالمگیر صاحب سے بھی کروں گا, تو لوگوں کا کیا ریئیکشن کیا ہے اس وقت, کیونکہ مہنگائی جو ہے اس کی وجہ سے عوام پس چکی ہے, اور اس طرح کے اگر اقدامات حکومت کرے گی تو ڈو یو تھنک کہ گورنمنٹ جو ہے وہ پاپولر ہوگی یا مزید اس کے اوپر پریشر آئے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ ابھی قریش صاحب بات کر رہے تھے. دیکھیں, ایک آپ نے دیکھا تھا کہ کرونا کا پینڈیمک جب سٹارٹ ہوا تھا تو اربوں روپے آئل کمپنیز نے اور ڈیلرز نے کمائے تھے حکومت کی ملی بھگت کے ساتھ. اور پھر آپ نے یہ دیکھا کہ جن کمپنیز نے اربوں خربوں کمائے, اور جب ان کو جرمانہ ہوا تو وہ 5-4 کروڑ تھا, اور وہ بھی پھر شاید کوئی سٹے آرڈر ہوا, کچھ اس طرح کا سلسلہ ہوا تو وہ رک گیا. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس چیز میں بھی ایک سکینڈل تھا, ایک کرپشن تھی, جس طرح کے باقی تمام کاموں میں کرپشن ہے, جس طرح سے کہ آٹا اور چینی میں کرپشن. آئی تھنک کہ اس وقت جو منسٹر تھے وہ سرور خان صاحب تھے, جس پہ خود فردوس عاشق اوان صاحبہ نے بھی جو ہے کابینہ کے اندر بھی سوالات اٹھائے تھے. آئی تھنک یو آر ریفرنگ ٹو دیٹ. جی بالکل. اور آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد آپ باقی گورنمنٹ کے آج کل ایک رنگ روڈ کا سکینڈل ہے, پھر ایک مشہور ہوا تھا ادویات کا, عامر کیانی صاحب کا نام آیا تھا, چینی میں اور آٹے میں جہانگیر ترین کے ساتھ خسرو بختیار کا بھی نام تھا جو ان کی کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. مطلب حتیٰ کہ ایک بڑی طویل لسٹ ہے سکینڈل کی. یہ تو ایون آپ یہ دیکھیں کہ جو پاکستان کی تاریخ کا اور موجودہ گورنمنٹ کا سب سے بڑا جو سہرا انہوں نے اپنے سر پہ سجایا ہے وہ کرونا کا جو یہ تھا ویکسینیشن ہے, اس میں 12 خرب روپے کا گھپلا ان کی آڈٹ رپورٹس میں آیا. اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے آپ نے دیکھا کہ وہ ہمارے جو وزیر ہیں مراد سعید صاحب, جو پوری دنیا اور پوری اپوزیشن کو 24 گھنٹے
उनके अंदर एक चिप डाली हुई है, वो करप्ट और चोर ये के कौन नारे सी लगाते चिप हैं। डाली हुई है? अच्छा, वो दूसरों को चोर चोर कहने वाली, वो पता ये निकला लगा कि सबसे बड़े चोर वो खुद निकले कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने ये भांडा फोड़ दिया कि भाई उन्होंने मतलब है कि 12 अरब के कितने का मतलब है कि वो उन्होंने किक बैक्स लिए हैं किसी को, वो मतलब है पैमरा रूल से हट के जो उन्होंने किसी को कोई किसी कंपनी को कोई ठेका दिया या जो भी किया। बात करने का मकसद ये है कि जब करप्शन इस नहज पर पहुंच जाए तो फिर उसके बाद मुल्क में इसी तरह की मुआशी तबाही होती है, मुआशी इंतशार होता है। लेकिन अफसोसनाक सूरत सिर्फ ये नहीं है कि उसके जिम्मेदार सिर्फ मौजूदा हुकूमत है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो उन लोगों पर, उन मुख्तदर हलकों पर भी आती है जिन्होंने इस मौजूदा हुकूमत की सिलेक्शन में इनकी मदद की। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की आप बात कर रहे हैं? अच्छा ठीक है, मैं आपकी तरफ आता हूँ। पाकिस्तान की कतई बात नहीं कर रहा, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ आपको भी उनका पता है, जो इसके जिम्मेदारान हैं, जो हमारे इलेक्शन सिस्टम को बार बार सोटाज करते हैं। आलमगीर खान साहब से पूछ लेते हैं। जी आलमगीर खान साहब, गो के आप चूंकि पोर्टफोलियो आपके पास काबीना का कोई नहीं है, लेकिन चूंकि यू आर रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट को डिफेंड करना काफी मुश्किल होता है। ये जो पेट्रोलियम के प्राइसेस के हवाले से आप असेंबली के अंदर हैं, एमएनए हैं और अवाम ने आपको मुंतखब किया, जाहिर है आप जब हल्के में जाते होंगे लोग सवालात करते होंगे, जी महंगाई क्यों कर दी है, इसको कैसे कम करेंगे। सो आप इस पे क्या कमेंट है आपके? देखिए, एक तो चीज ये कि मैं, आपने जैसे कहा, मैं कोई माहिर मईशत नहीं हूँ और मेरे लिए कबल अज़ वक्त होगा इस पे कोई गवर्नमेंट का वर्जन देना। लेकिन एक चीज समझें कि जब कोविड की, जैसे अभी बात की गई, मिसाल दी गई, कोविड के दौर में इंटरनेशनली जब फ्यूल प्राइसेस, पूरी दुनिया में फ्यूल प्राइसेस सस्ती हुई, तो गवर्नमेंट ने भी इस चीज को जानते हुए पब्लिक को रिलीफ दिया और उसमें गवर्नमेंट ने जितना रिलीफ दे सकते थे इसमें दिया। साथ ही देखें, इसका ताल्लुक यकीनन डॉलर से है कि डॉलर जहां ऊपर जा रहा है, क्योंकि माजी में जो पॉलिसीज अपनाई गई, माजी की हुकूमतों ने डॉलर को मार्केट में फेंकने के लिए रुपया छापा और इधर आपके खजाना जो है वो उसको नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से ये करंट अकाउंट डेफिसिट क्रिएट हुआ और एक्सचेंज रेट पे प्रेशर आया उसका। वो आज तक हम वो पॉलिसीज भुगत रहे हैं और उसको संभालने में हम बड़ी मुश्किल से कुछ मुल्कों ने हमारी मदद की और फिर आईएमएफ के पास गए इसके लिए। तो और आपने जैसे कहा, आईएमएफ का हदफ पूरा करने के लिए हमें रेवेन्यू जनरेट करना है और वो भी एक प्रेशर है, उसके लिए भी पॉलिसीज अपनाई जा रही है। तो मैं समझता हूँ ये यकीनन मुश्किल वक्त है, महंगाई एक पब्लिक पे इस वक्त एक मुश्किल। आलमगीर खान साहब, आप लोगों की हुकूमत के साथ पूरी ताज़ियत हम करते हैं और आप लोगों के लिए दुआ ही कर सकते हैं, लेकिन अवाम ये सवाल करती है कि 3 साल गुजर चुके हैं, देयर शुड बी अ रेड लाइन कि यार हमने इस रेड लाइन को महंगाई के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रॉस नहीं करना। और पिछली हुकूमतों के ऊपर मतलब मुसलसल जो है, आप लोग कहते हैं जी कि पीएमएलएन खा के उड़ गई, पीपल्स पार्टी वाले खा के उड़ गए, ये कब तक ये कहानी सुनेंगे अवाम तो तंग आ चुकी है। उसकी रीजन ये है कि या तो आप इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी चलाएं जैसे माजी में चलाते रहें, या आप एक्सपोर्ट्स की तरफ, एग्रीकल्चर की तरफ काम करें। आलमगीर खान साहब जी, आप यही बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। देखें, जब खान साहब कंटेनर पे खड़े होके बिजली के बिलों को आग लगाते थे तो वो उस वक्त बिजली के बिल इतने ज्यादा नहीं आते थे, वो ये कहते थे मैं पैसा क्यों दूं जो कि लोग खा रहे हैं। तो आज की अगर कंपैरिजन आप करेंगे, आज कंपैरिजन करें तो आज कहां से कहां पहुंच गया सब कुछ। वहीद भाई, कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी कोई ग्रोथ नहीं होती जो ये शो करते हैं जीडीपी ग्रोथ, वो कंजम्पशन की बुनियाद पे है। वो बहुत आसान था हमारी हुकूमत के लिए भी। यहाँ पॉलिसी शिफ्ट है, पॉलिसी शिफ्ट आएगा तो यकीनन रिफॉर्म्स के अमल में लोगों को तकलीफ होगी और उसके लिए काम किया जा रहा है। चलें एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन यहाँ पे क्विकली, और वापस आके फिर ईवीएम के हवाले से गुफ्तगू करेंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। कुरैशी साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से अपोजिशन की तमाम जमातों को एतराज है, आप लोगों को भी, और आज हमने देखा कि पीपल्स पार्टी और ANP का एक डेलीगेशन जो है जिसमें शेख रेवान साहबा थी, बाकी लोग थे, वो आज इलेक्शन कमिश्नर से भी मुलाकात उन्होंने की है। एतराज क्या है? अगर गवर्नमेंट चाहती है कि एक ट्रांसपेरेंसी वोटिंग निजाम के अंदर लाया जाए थ्रू अ मशीन, सो व्हाट इज द ऑब्जेक्शन प्लीज? वही साहब, देखिए इसमें 2-3 मेजर इश्यूज हैं और ऑपोजिशन ने कभी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर ये नहीं कहा, और अगर आपको याद हो तो माजी की गवर्नमेंट में कम अज़ कम 8 या 9 इलेक्शन कवानीन थे जो 1972 ऑनवर्ड्स थे बने हुए, स्टार्टिंग फ्रॉम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट से लेके पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर है, बेशुमार कवानीन हैं। इनको 8-9 महीने कमेटी बैठी और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी थी, PTI भी थी, ऑपोजिशन और हुकूमत ने मिल बैठ के ये एक कंसोलिडेटेड इलेक्शन एक्ट 2017 पास किया जिसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए। अब इशू उसके बाद ये हुआ कि जो 2018 के इंतखाबात हुए, हमने इलेक्शन कमीशन को उसमें एम्पावर भी किया, उनको वसाइल भी दिए, और ख्याल ये था वहीद साहब के इलेक्शन कमीशन एक साफ और शफाफ इंतखाब जो है वो अपनी आईनी जिम्मेवारी पूरी कर सकेगा और RO वाला इलेक्शन नहीं होगा। लेकिन आप देखिए कि एक RTS का निज़ाम लाया गया, शफाफियत के लिए लाया गया, और वो RTS का निज़ाम बैठ गया। तो हम ये समझते हैं कि इलेक्शन की शफाफियत में इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स इज नॉट द फैक्टर जो इसको शफाफ बनाए। व्हाट इज द फैक्टर? RTS का निज़ाम भी तो मैं बता, इसमें बहुत सारे मामले हैं और जो जितने स्टेक होल्डर्स हैं वो इसमें जानते हैं कि कुछ प्री इलेक्शन फैक्टर्स हैं, कोई पोस्ट इलेक्शन है और कुछ पोलिंग डे फैक्टर्स हैं। केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं, लेकिन मशीन इटसेल्फ इज नॉट द प्रॉब्लम। इन फैक्ट आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मशीन इटसेल्फ इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। ये मशीन को जो लाना चाह रहे हैं, पहले तो ये कायल करें ना, और क्या इसके ऊपर जो पार्लियामेंट्री कमीशन की रिपोर्ट है, जो इलेक्शन कमीशन ने 2 पायलट प्रोजेक्ट किए, जो 2017 के एक्ट में लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन इसका ट्रायल करेगा, 100 हल्कों में इन्होंने इसका ट्रायल। चलें, अगर ट्रायल इलेक्शन कमीशन को करना था ना, फिर वो उसमें PTI का शायद आई डोंट नो कि कितना इसके अंदर उनकी जिम्मेदारी है। जी मैं आपकी तरफ फिर आ जाता हूं। मैं अगर जी नहीं फिर ना आए ना, मुझे बात कंप्लीट करने दें, फिर टाइम नहीं मिलता, थॉट प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाता है। जस्ट गिव मी अ फ्यू मोर सेकंड्स। मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि ये इलेक्शन कमीशन का प्रेरोगेटिव है, इट इज नॉट द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट टू टेल। कल ये कहेंगे जी हम हमारे ख्याल में EVM नहीं, आप हर वोटर को ना एक एंड्रॉइड फोन दे दें, हम एक ऐप बनाते हैं, वो ऐप पे घर पे बैठे हुए वोटिंग करें। ये हुकूमत का काम नहीं है, दिस इज द जॉब ऑफ द इलेक्शन कमीशन। और ये इलेक्शन ठीक हो गया। मैं थोड़ा सा कोई आई थिंक कोई टेक्निकल इशू है कुरैशी साहब का। अली साहब, क्या एतराज है आप लोगों को, क्या एतराज है? और जो एतराजात हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने उठाए 37, उसके ऊपर हुकूमत और इलेक्शन कमीशन आमने सामने आ गई है। कल उन्होंने एक प्रेस रिलीज भी जारी की थी जिसके अंदर आजम स्वाति साहब ने जो कुछ कहा, फिर बाकी वज़रा ने, खसूसन हमारे वज़ीर इत्तलात साहब ने जो कुछ कहा, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने कहा जी कि हम मजीद कार्रवाई भी करेंगे। जी देखिए, इस वक्त सूरत हाल ये है कि मौजूदा जो हुकूमत है, जिस तरह से कि कुरैशी साहब ने बात की, ये हुकूमत का काम नहीं है कि वो एक जादू वाला डिब्बा उठाए और छू मंत्र के जरिए जो है, मतलब है कि जिससे वोट जो है वो सारे बल्ले को पड़ जाए। और मतलब है कि जिस तरह से कि 2018 का इलेक्शन जो है वो RTS सिस्टम के जरिए चुराया गया, अब इससे अगला जो इलेक्शन है वो 2023 का, वो EVM मशीन के जरिए चुराने की कोशिश की जा रही है। पहली बात तो ये है कि ये वो मशीन है जो आपने देखा कि पूरी दुनिया में सिर्फ 6-7 ममालिक में, बाकी तरक्की याफ्ता ममालिक, इवन UK, इवन जर्मनी ने तो इसके लिए लेजिस्लेशन की, अपने आइन में दे दिया है कि ये मशीन जो है ये इलेक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। ये अमेरिका का हवाला देते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए अमेरिका में भी जो सदारती इलेक्शन हुए उस पर भी इस दफा उंगलियां उठी। तो बात करने का मकसद ये है क्योंकि इस हुकूमत ने मसला लगता है ऐसे है, देखें आप लोगों की जो आर्गुमेंट से लगता है ऐसे है कि जैसे मशीन इटसेल्फ इज नॉट द इशू, क्योंकि पहले जितने भी 2008 के इलेक्शन थे, 13 के थे,
18 के थे, उसमें तो मशीन कोई नहीं थी, लेकिन तकरीबन सारे इलेक्शंस को यहाँ पे धांधली वाला करार दिया जाता रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मशीन इज नॉट द प्रॉब्लम, हैंडलर्स आर द प्रॉब्लम। नहीं वही साहब, असल बिल्कुल मैं आपकी बात से किसी हद तक इत्तेफाक करता हूँ। वो इस तरह से है कि ये हुकूमत जो है, इसको 2018 में पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी धांधली हुई थी। उसके बाद हर दफा से एक नई स्ट्रेटेजी बनाई जाती है इलेक्शन चुराने के लिए, जो 2023 की जो 2013 के इलेक्शन थे वो चोरी हुए थे। नहीं, 2013 के इलेक्शन नहीं चोरी हुए तो थे। पीटीआई तो यही कहती रही है, पीटीआई ने धरना दिया 126 दिन का। वही साहब, बात ये नहीं है, जी जी, बात ये नहीं है। मैं आप मुझे मेरी बात मुकम्मल करने दें। बात ये है कि वो मुक्तदर हलके जो इलेक्शन के निजाम के ऊपर असरअंदाज होते हैं, वो मुक्तदर हलके जो कि कठपुतलियों का चुनाव करते हैं, वो हर दूसरा तीसरा इलेक्शन जो है वो चुराने की कोशिश करते हैं और अपने मनपसंद लोगों को लाकर ठीक हो गया, वो अपने टारगेट अचीव किए बिल्कुल सही है। इस दफा 2023 के इलेक्शन में इस हुकूमत का ये मैंडेट ही नहीं है कि वो एक मशीन उठाए और इलेक्शन कमीशन को धमकियां दे, उनके वुज़रा इलेक्शन कमीशन को गालियां दे और 24 करोड़ अवाम का वोट का हक छीनने के लिए उनको ब्लैकमेल करें कि आप इस मशीन को लाजमी तौर पर अप्रूव करें। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया है तो ये इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का। आलमगीर साहब जी बिल्कुल सही। आलमगीर साहब, आप लोग जो इस हुकूमत के काम है, वो तो ये हुकूमत, वो आप लोग उनके साथ बैठना भी नहीं चाहते ना बलोच साहब। आप लोग ये मतलब आप लोग पार्लियामेंट में बैठ के हो गया था। जी जी, आपकी इजाजत हो एक बात सिर्फ कर लूं। जी 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 प्लीज। डिबेट को वसअत देगी। कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस पे तो किसी ने इतराज नहीं उठाया कि इसमें धांधली हुई है अमूमी तौर पे। हाँ, क्या यहाँ ईवीएम यूज हुई थी? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आपका कैंटोनमेंट बोर्ड का इंतखाब जो है धांधली के इल्जामात, your argument is very valid and strong। जी आलमगीर साहब, आप लोग एक तो ईवीएम इटसेल्फ और लार्जर स्केल के ऊपर जो इलेक्शन के इस्लाहात हैं वो पार्लियामेंट का काम है, आप खुद पार्लियामेंट के अंदर हैं। दूसरा इदारा, अब एक तो अपोजिशन है, ठीक है, अपोजिशन के साथ आपकी जो है ना मैच चलता रहता है, पार्लियामेंट के अंदर भी बाहर भी। इलेक्शन कमीशन के साथ सींग अड़ाने की क्या जरूरत है आपकी गवर्नमेंट को? देखिए, इसकी वजह ये, एक तो 2013 के इलेक्शन का जिक्र हुआ है। बहुत बड़ा फर्क है 2013 के इलेक्शन और 18 में। 13 के इलेक्शन में हर सियासी जमात, कोई सियासी जमात ऐसी नहीं थी जो ये कह रही हो कि धांधली नहीं हुई। सब कह रहे हैं, एहतजाज पर बैठे थे कि धांधली की गई है। 4000 से ज्यादा पेटिशंस फाइल हुई थी उस टाइम और हर सियासी जमात जो है वो ट्रिब्यूनल और उसमें जारी थी। तो वो तो एक हिस्टोरिकल धांधली हुई। और फिर इलेक्शन कमीशन से देखे गिला ये रहता कि कब तक ये चलेगा। हाल ही में सेनेट के इलेक्शंस में वीडियो सबूत आ गए, वीडियो शवाहिद आ गए, उसमें लोगों के नाम आ गए, वॉइस रिकॉर्डिंग आ गई, वीडियोस आ गई। और जब कंप्लेन की जाती तो तभी इलेक्शन कमीशन का हमें कोई मुस्बत उस पर एक्शन नहीं नजर आता। तो इसलिए देखें, ये इस्लाहात जरूरी है। हमारे पड़ोसी ममालिक में ये चीजें प्रैक्टिस की जा रही, कोई नई चीज नहीं है, दुनिया भर में ये चीज फॉलो की जा रही है। बट द इशू इज कि आप लोग अपोजिशन को कैंटोनमेंट इलेक्शन की जो मिसाल दी इन्होंने, मैं कराची में इसको देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, मैं इसमें इन्वॉल्व था, क्योंकि वहाँ फौज के एहलकार पोलिंग स्टेशंस के अंदर मौजूद थे, तो किसी की मजाल नहीं थी कि वो रिगिंग कर सकते, वो जो है कोई बदमाशी कर सकते वहां पे। और यही डिमांड हमने 2018 में भी रखी थी, जिसपे इनको तकलीफ हो रही थी कि फौज को क्यों जिम्मा दिया जा रहा है, फौज को क्यों मुदाखलत करवाई जा रही है। अच्छा, एक खबर ये चल रही है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, कि कोई ईसीपी जो है डस्का के हवाले से रिपोर्ट जो है डिटेल वो कोई जारी करना चाह रहे थे या करने के लिए जा रहे हैं, जिससे पहले हुकूमत के वज़रा ने इस किस्म का कोई एक रवैया इख्तियार कर लिया कि कल को अगर आपके खिलाफ कोई आती है चीज तो आप कहेंगे हम तो पहले ही कहते थे कि इन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिजाइन कर देना चाहिए, इनके अपोजिशन वालों के साथ ताल्लुकात हैं, व्हाटएवर। वाहिद भाई, ये लगाया के इलेक्शन में जो फैसला दिया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से, क्या वो हमारे फेवर में था? क्या जो हमारे कैंडिडेट ने पिटीशन फाइल की थी,
کیا وہی اس کے حق میں الیکشن کمیشن نے فیصلہ لیکن کیا؟ اس وقت یہ ڈیمانڈ کرنا کہ وہ ریزائن کریں، یہ بھی ایک بہت ایکسٹریم قسم کا آپ لوگوں کا وہ اقدام ہے نا، یا کوئی پروپوزل ہے یا ڈیسیژن ہے کہ جی ان کو ریزائن کر دینا چاہیے؟ آپ لوگوں نے خود ان کو تعینات کیا ہے، جیسے آپ نیب کے چیئرمین کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تو نون لیگ نے خود ان کو تعینات کیا تھا۔ تو اداروں پہ ہم کوئی انفلوئنس تو نہیں کر رہے نا، اداروں کی پرفارمنس سے ہم مطمئن نہیں ہیں تو اس پہ کنڈیم تو کریں گے، بیان تو دیں گے، لیکن ان کی طرح اداروں کو استعمال تو نہیں کر رہے کسی کے خلاف یا اپنے حق میں۔ چلے ایک اور کوئکلی بریک لیتے ہیں، میں قریشی صاحب بریک کے بعد آپ کی طرف آتا ہوں۔ ناظرین بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ علی گور صاحب، عالمگیر خان صاحب، حیدر زمان قریشی صاحب ہیں۔ قریشی صاحب، ہمارے یہاں ایکسٹینشنز جو ہیں وہ کافی کنٹروورشلز بھی رہی ہیں اور کافی مشہور بھی رہی ہیں۔ یہ جو چیئرمین نیب صاحب کے ایکسٹینشن کے حوالے سے جو کچھ باتیں ہو رہی ہیں، سو واٹس یور اوپینین، یہ ہماری ملک کی سیاست کو کس رخ کے اوپر لے کر جائے گا؟ وحید صاحب، یہ بڑا افسوسناک ہے اور مایوس کن بات بھی ہے، اور یہ ان کی اسٹیٹڈ پوزیشن کے خلاف بھی ہے۔ ان کے مینیفیسٹو میں، ان کی اسپیچز میں پی ٹی آئی کی یہ سول سروس ریفارم کے، یہ ڈیپوٹیشنوں کے خلاف تھے، یہ ایکسٹینشن دینے کے خلاف تھے۔ کاش کہ وہ آپ کے پروڈیوسر صاحب وہ کلپ نکالیں۔ اور ابھی آپ دیکھیے کہ پروسیکیوٹر جنرل جو نیب ہیں، ان کو انہوں نے، وہ بھی نان ایکسٹینڈیبل تھا، ان کو بھی انہوں نے ایک آرڈیننس کے ذریعے ایکسٹینشن دے کے، اور یہ اس کو قانون میں کہا جاتا ہے کہ آپ اسٹیچوٹری طریقے سے جو ہے آپ چیٹ کریں، کہ ایک آرڈیننس لائیں، اس آرڈیننس کے اندر ان کو اپوائنٹ کر دیں، ایکسٹینڈ کر دیں، اور ان کو پتہ ہے کہ آرڈیننس شاید پاس نہیں بھی ہوگا، بٹ آل ایکٹ سیڈ اینڈ ڈن۔ انہوں نے سی پیک اتھارٹی میں بھی ایسے کیا، وہ لیپس کر گیا قانون، لیکن اس کے نیچے اپوائنٹمنٹس جو ہو جاتی ہیں، آرٹیکل 226 کا آئین کا ہے، وہ اس کو کنٹینیو کرواتا ہے۔ اب دو چیزیں ہیں۔ پہلے سوال تو یہ ہے کہ ایسی کیا پرابلم ہے موجودہ چیئرمین نیب میں، یا کیا خوبی ہے جو وہ انڈسپینسیبل ہے؟ کیا پاکستان میں لوگوں کا فقدان ہے اور کوئی اچھے لوگ آپ کو نہیں مل سکتے، یا جن کو آپ لگا نہیں سکتے، یا پھر ایسے لوگ نہیں ہیں جن کی ویڈیوز آپ کے پاس ہوں جن کو آپ استعمال نہیں کر سکتے؟ تو پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ 4 سال کا ٹینیور ہے، نان ایکسٹینڈیبل ہے، اور وہاں لفظ لکھا ہوا ہے کنسلٹیشن، اور اس پہ سپریم کورٹ کی 7 ممبر بینچ کی ججمنٹ ہے کہ کنسلٹیشن کو انہوں نے ڈیفائن کر دیا گیا ہے کہ جہاں جہاں So I have got 2 minutes, قریشی صاحب. I'm sorry, I have to interrupt because I have to take میننگ فل اینڈ پرپز اورینٹیڈ کنسلٹیشن وہ کرنی پڑے گی۔ اگر ان دونوں چیزوں کو انہوں نے اوائڈ کرنا ہے، کنسلٹیشن وچ از میننگ فل اینڈ پرپز اورینٹیڈ، اور ان کو ایکسٹینشن دینی ہے، تو یہ آرڈیننس لائیں گے اور اس کے نیچے ان کو ایکسٹینشن دیں گے، لیکن یقیناً یہ معاملہ عدالت میں جائے گا، اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے، افتخار محمد چودھری کی بھی ہے، آپ کے آؤٹ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، ایکسٹینشن نہیں دینی چاہیے۔ بالکل صحیح ہے۔ بلوچ صاحب دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ اس میں تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی خواجہ سعد رفیق کے کیس میں ایک ججمنٹ آئی تھی کہ نیب ایک وہ ادارہ ہے جس کو طاقت کے ٹول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جس کو پارٹیاں توڑنے اور بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور جس طرح سے یقینی طور پر یہ اس کو غیر حکومت کا تو یہ رویہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ لیجسلیشن پر یہ یقین نہیں رکھتے، بلکہ یہ معاملات کو ہمیشہ بلڈوز کرتے ہیں۔ قومی اسمبلی میں بھی دیکھ لیں، ہمیشہ یہ آرڈیننس لاتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے قومی اسمبلی کی کاروائی کو بلڈوز کر کے وہاں پر بلوچ صاحب آئی ایم سوری، 1 منٹ 30 سیکنڈ رہیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ عالمگیر صاحب جو ہے نا اب اس کا جی عالمگیر صاحب کیا مسئلہ ہے؟ کیا 22 کروڑ کے ملک کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو کہ چیئرمین نیب لگ سکے؟ یہ بار بار آرڈیننس کی بات کرتے، محترمہ بے نظیر بھٹو کے وقت میں 40 سے زیادہ آرڈیننس انہوں نے پیش کیے تھے۔ یہ وہ بات کریں جس پہ خود نہ اترے ہوں۔ یہ اور دوسری چیز یہ کہ جہاں تک نیب چیئرمین کی بات ہے،
تو انشاءاللہ پارلیمانی پارٹیز کو کنسلٹ کیا جائے گا، اور ساتھ ہی جس نے سپریم کورٹ رجوع کرنا ہے ان کے لیے اوپن ہے، رستے کھلے، وہ جائیں۔ تو آپ لوگ مطلب کوئی نیا چیئرمین جو ہے وہ نہیں لا سکتے آپ لوگ؟ میں کہہ رہا ہوں کنسلٹ کیا جا رہا ہے اس وقت۔ چلیں، بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا، بہت بہت شکریہ جی۔ ناظرین، کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔